मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहआचार्य राजकीय कला महाविद्यालय शिकर। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करते समय एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से माना जावे और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना जावे। इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करते समय यहाँ भारतीय भाषाओं पर विचार करना समीचीन होगा। भारतीय आर्य भाषाओं को संक्षिप्त में इस प्रकार से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। सर्वप्रथम वैदिकी, जिसे प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है, इस भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में सुरक्षित है। द्वितीय संस्कृत, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप संस्कृत है। इसे लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। तृतीय प्राकृत के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में प्राकृत भाषा, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, यह पाली और शिलालेखी दो रूपों में मिलती है। अगली भाषा के रूप में द्वितीय प्राकृत हमारे समक्ष आती है। इसे प्राकृत नाम से ही जाना जाता है। इसके मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शोरसेनी, पैशाची आदि 5 रूप देखने को मिलते हैं। तत्पश्चात तृतीय प्राकृत के रूप में अपभ्रंश भाषा हमें देखने को मिलती है। अपभ्रंश के भी प्राकृत भाषा की तरह मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस्से, ब्राह्मण, शोरसेनी, पैशाची इत्यादि रूप देखने को मिलते हैं। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा आती है, जिसकी अंतिम सीमा अवहट्ट भाषा है, जो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी एवं संधिकालीन भाषा है। तदंतर इन अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, पूर्वी हिंदी, मराठी, पहाड़ी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं निकली या इनका विकास हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में केवल 2 भाषाओं के लिखित साहित्य का उल्लेख आदिकाल में किया गया है। नंबर 1 अपभ्रंश, नंबर 2 हिंदी। जिससे भ्रम हो सकता है कि हिंदी साहित्य के उद्भव से पहले और समकाल में भी उत्तर भारत में केवल अपभ्रंश भाषा में ही साहित्य रचना हो रही थी, पर ऐसा नहीं है। आदिकाल से अब तक हिंदी के लिखित साहित्य को संस्कृत साहित्य ने जितना प्रभावित किया, उतना अपभ्रंश साहित्य ने न तो प्रभावित किया और न ही प्रेरित किया। जिसके मोटे तौर पर 3-4 कारण रहे या 3-4 बातें प्रमुख रही हैं। नंबर 1, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य नितांत धार्मिक क्षेत्रों में बहा, जबकि संस्कृत साहित्य धर्म के साथ साथ अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, दर्शन, जीवन, इतिहास, पुराण, काव्य, ज्योतिष, भूगोल, तंत्र इत्यादि अनेक विषयों पर चिंतन एवं मनन की सामग्री प्रस्तुत करता रहा है। दूसरा कारण संस्कृत साहित्य की ऐतिहासिक ही इस भाषा के आकर ग्रंथ कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मद्रास रचे गए, जबकि पंजाब, सिंध, हिंदी क्षेत्र में कम, जो कि अपेक्षाकृत रक्षकों एवं सृजनकारों के अनुकूल शांत क्षेत्र रहा। तीसरा कारण संकीर्णता का रहा। संस्कृत साहित्य किसी धर्म, जाति
या संप्रदाय तक अपने को सीमित नहीं किया, जबकि अपभ्रंश साहित्य में अपने धर्म संप्रदाय की महत्ता सिद्ध करने में ब्राह्मण साहित्य का खंडन विखंडन होता रहा या करते रहे। नंबर 4 कारण, चौथा कारण एक अन्य कारण के रूप में आता है। संस्कृत साहित्य आदि भक्ति एवं रीतिकालों में शासक वर्ग को समान रूप से प्रिय रहा, चाहे वो शासक हिंदू रहा हो या मुस्लिम रहा हो। अब आगे अपन चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य लेखन की पूर्व पीठिका और समस्याएं। देखिए, 19वीं सदी से पूर्व देश में इतिहास लेखन की परंपरा वैसी नहीं थी जैसी अंग्रेजी शासनकाल में थी। अंग्रेजी शासनकाल में ही हमारे देश के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ हुआ। मुगल काल में सत्ता केंद्रों की प्रशासनिक भाषा फारसी तथा साहित्यिक के माध्यम उर्दू और हिंदी थी। उर्दू आरंभ में हिंदवी कहलाती थी, जो दिल्ली से दक्षिण तक रियासतों में फैली हुई थी। दिल्ली व उत्तर भारत में उर्दू ए मुअल्ला थी तथा दक्षिण में हिंदवी हिंदी कहलाई। उत्तर में जिसे हिंदी कहा जाता था उसे कई रूपों में जाना जाता था, कहीं ब्रज, कहीं अवधी, कहीं मैथिली तो कहीं पर राजस्थानी। दक्षिण भारत की मिश्रित भाषाओं से निर्मित हिंदी को फारसी लिपि में साहित्य रचना के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। इस प्रकार उस समय हिंदी के अनेक रूप थे। इतिहास लेखन की समस्याओं में नंबर 1 समस्या रही हिंदी भाषा किसे माना जाए, यानी उस समय इतिहासकारों के सामने प्रमुख समस्या यह रही कि खड़ी बोली को ही हिंदी माने या व्यापक रूप में प्रचलित अन्य रूपों जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि सभी को माना जाए। दूसरी समस्या सीलबंद साहित्य की रही। दरबारों, राजघरानों, दरबारियों, साहित्यकारों, मंदिरों, मठों के साहित्य, ये साहित्य शीलबंद था। जनसाधारण तक है कि पहुंच इस तक नहीं थी, यानी जो शीलबंद साहित्य है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा था। ये एक बड़ी समस्या इस काल की हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में रही। तीसरी, साहित्य मूल्यांकन की परंपरा तो यहाँ थी, लेकिन इतिहास लेखन की परंपरा पहले से मौजूद नहीं थी। चौथी समस्या के रूप में रचनाकारों के लेखन में कहीं तो सन, संवत, शक, विक्रम, हिजरी आदि कालबोधक मापक मानदंडों के कारण अनजाने ही समस्या आ गई, यानी कोई एक निश्चित नियत रूप नहीं था। इस समस्या के लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये अनजाने में ही समस्या है इतिहासकारों के सामने आई। नंबर 5, भाषा वैज्ञानिक नजरिए के कारण भाषा का मूल्यांकन भले ही ढंग से हुआ हो, लेकिन साहित्य का बहुत अहित हुआ, क्योंकि लिपि भेद, धार्मिक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवादी दृष्टि से सशक्त साहित्य सामग्री को अपनी परंपरा से अलग होना पड़ा। अंतिम समस्या के रूप में अनेक स्थानों एवं व्यक्तियों की संकीर्ण दृष्टि के चलते साहित्य को परस्पर स्पर्श वर्जित बनाए हुए होने के कारण इतिहास की सामग्री नहीं बन पाया, यानी इतिहास की सामग्री बनने से छूट गया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।